सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। जापान और भारत अहम साझेदार। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग का विस्तार, संयुक्त आधारभूत संरचना परियोजनाओं समेत आर्थिक और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने पर होगा जोर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 192 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। तेलंगाना में बीजेपी युवा मोर्चा का 2 दिनों का महाधिवेशन। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का तेलंगाना दौरा आज। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए और विशेष अदालतों के गठन का सुप्रीम कोर्ट में एमिक्स क्यूरी का सुझाव। सत्र अदालत के स्तर पर मुकदमों की सुनवाई के लिए 19, मजिस्ट्रेट स्तर पर सुनवाई के लिए 51 और अदालतों के गठन की जरूरत। श्रीलंका में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को दिलाई गई प्रधानमंत्री पद की शपथ। रानिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त। अमेरिका ने दी श्रीलंका के राजनीतिक दलों को संविधान के पालन की सलाह। और भारत वेस्टइंडीज के बीच तीसरा वनडे पुणे में आज। 5 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज से महेंद्र सिंह धोनी टीम से बाहर। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत की जापान से भिड़ंत। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टोक्यो के लिए रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हस्तक्षेप के लिए भी कुछ अहम निर्णय लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा के दौरान 29 अक्टूबर को टोक्यो में प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ शिखर वार्ता में शामिल होंगे। दोनों नेताओं के बीच आपसी आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए संयुक्त रणनीति पर भी बातचीत होगी। और इस बीच पहली बार दोनों देशों की थल सेना के बीच साझा सैन्य अभ्यास की शुरुआत भी होगी। The Army, the Navy and the Air Force have army-to-army talks, Air Force-to-Air Force talks and so on. Our civilian side in the Ministry of Defence has these talks. We have regular exercises with all 3 services and the Coast Guard. The first army exercise will actually be taking place while this summit is on, from the 29th of October onwards. That's the first time the armies will exercise. And of course, as you know, Japan is a partner for us in the Malabar exercise. शिखर वार्ता के जरिए भारत और जापान सहयोग के एक नए अवसर की शुरुआत होगी। दोनों देश साझा तौर से किसी अन्य देश में बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए काम करेंगे। ये छोटे और विकासशील देशों की अपनी बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए जरूरी माना जा रहा है। Have a specific example in Sri Lanka where India, Japan and Sri Lanka are working together on an LNG terminal. This is already an ongoing project. So I would certainly say that the two leaders will discuss how we can collaborate in a similar fashion, perhaps in other countries in our neighborhood or in our near abroad. Let me broaden it because we are now defining our neighborhood as a neighborhood defined by our oceans and not necessarily by land. भारत और जापान रक्षा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भी शिखर सम्मेलन में खास फैसला ले सकते हैं। खासकर जापानी पनडुब्बी और S-4 एयरक्राफ्ट हवाई जहाजों को लेकर निर्णय हो सकता है। दोनों देशों के बीच बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक समझौते पर भी बातचीत होगी। So discussion is ongoing. Last year it was said that, if I remember correctly, something like this possible purchase is symbolizing friendship between Japan and India, something like that. So it means that two governments, two leaders have interest in possible purchase of US-2. So discussion is now ongoing. I hope some progress will be made.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जापान पहुंचने पर प्रधानमंत्री शिंजो आबे के खास मेहमान के तौर पर माउंट फुजी में स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशों के कारोबारियों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच यह 12वीं मुलाकात होगी। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के संबंधों और दुनिया के मामलों पर अद्भुत एकजुटता कायम की है। इसीलिए जापान आज भारत की विदेश नीति का प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन कमलजीत के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। जापान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान जारी करके कहा है कि जापान के साथ हमारे मजबूत आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं, जिनमें हाल के सालों में आमूल परिवर्तन आया है। ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति के मजबूत स्तंभ, मुक्त, खुले और समावेशी भारत प्रशांत के साझा दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत और जापान एक दूसरे के पूरक हैं और इससे हमें मजबूती हासिल होती है। जापान आज भारत के आर्थिक और प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण में सबसे भरोसेमंद साथी है और भारत के लिए सबसे बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी कई योजनाओं में जापान अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हम नवाचार, प्रौद्योगिकियों और उत्कृष्ट व्यवहारों में जापान के वैश्विक नेतृत्व को बहुत मान देते हैं। जापान के साथ बातचीत से हमारे व्यापार और निवेश रिश्तों को और मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सुविधा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आपदा मोचन और आपदाओं का सामना करने योग्य बुनियादी ढांचे जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों की समस्याओं पर टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप से सोचती है। इसी मंत्र के साथ किसानों की हर छोटी बड़ी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को सोलर पंप मिलने के बाद अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में शुक्रवार से शुरू हुए कृषि कुंभ 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने रबी और खरीफ की 21 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत से 1.5 गुना तय किया है। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस बार 50 से 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जबकि पिछली सरकारों में महज 7 से 8 लाख टन की खरीद होती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब उनकी सरकार किसानों की समस्याओं पर समग्रता से सोच रही है। सरकार कृषि और किसान से जुड़ी समस्याओं पर टुकड़ों में काम करने की पुरानी सोच के बजाय अब पूरी समग्रता से काम कर रही है। हमारा ध्यान किसानों की छोटी छोटी मुश्किलों को दूर करने पर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत और अधिक लाभ के हिसाब से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली को नई तकनीक के माध्यम से कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण की रक्षा भी होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि डीजल और बिजली पर चलने वाले पंपों को सोलर पंपों से बदला जा रहा है और आने वाले वक्त में इससे 28 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों को एक तो मुफ्त बिजली मिलेगी, दूसरा जरूरत के अतिरिक्त जो बिजली पैदा होती है उसको वो बिजली वितरण कंपनियों को बेच भी पाएंगे। वो अन्नदाता भी है, अब ऊर्जादाता भी बन जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को कृषि केंद्रों से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को समय पर जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। कृषि कुंभ में कम पानी से लाभकारी खेती के प्रयोगों के लिए मशहूर इजराइल और प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम नुकसान पहुंचाकर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध जापान की कृषि तकनीक के बारे में किसानों को खास तौर से जानकारी मिलेगी। इजराइल और जापान दोनों देश कृषि कुंभ 2018 के सहयोगी देश के रूप में शामिल हैं। लखनऊ में कृषि कुंभ रविवार तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को मौजूदा मोबाइल फोन ग्राहकों और नए कनेक्शन देने के लिए आधार के जरिए ई-केवाईसी वेरिफिकेशन बंद करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन को लेकर सरकार ने कल ये निर्देश जारी किया। इसमें कंपनियों से विशिष्ट पहचान संख्या के जरिए ई-केवाईसी का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं और इसके अमल के बारे में रिपोर्ट 5 नवंबर तक देने को कहा गया है। हालांकि दूरसंचार विभाग ने कहा है कि अगर ग्राहक नए कनेक्शन के लिए अपनी मर्जी से आधार देता है तो इसे दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग ऑफलाइन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रावधान के अभाव में पिछले महीने अहम फैसले में निजी कंपनियों की ओर से आधार का उपयोग बंद करने को कहा गया था।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि सस्ते आवास के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना यानी CLSS के तहत अब तक 2,30,000 लाभार्थियों को आवास ऋण में 5,008 करोड़ रुपए की छूट दी जा चुकी है। आवास और शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के मुताबिक सभी को साल 2022 तक आवास योजना के तहत घर मुहैया कराने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कर्ज मुहैया कराने में वित्तीय संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आवास मांग पूरी करने के लिए बजटीय अनुदानों के अलावा राष्ट्रीय शहरी आवास कोष के तहत 60,000 करोड़ रुपए मुहैया कराए गए हैं। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने संसदीय समितियों के स्टडी टूर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यसभा सचिवालय के तहत आने वाली संसदीय समितियों को अब एक साल में 2 बार से अधिक स्टडी टूर की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक स्टडी टूर की अवधि आमतौर पर 5 कार्य दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक साल में टूर के दिनों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 10 दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिशा निर्देशों के मुताबिक कमेटी की बैठक और चर्चा टूर के स्थान की जगह दिल्ली में होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट स्टडी उद्देश्यों के लिए समिति कहीं का भी दौरा कर सकती है और सूचनाएं जमा करने के लिए उसी जगह पर चर्चा की जा सकती है। दिशा निर्देशों के तहत समिति को होटल में बैठक करने से बचना चाहिए। अगर चर्चा करना बहुत जरूरी है तो संबंधित संगठन की जगह पर चर्चा की जा सकती है। अगर संबंधित संगठन में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो संबंधित राज्य की विधानसभा के कमेटी रूम में चर्चा की जा सकती है। अगर इसकी भी व्यवस्था नहीं होती तो चर्चा होटल में की जा सकती है। इसके अलावा सब कमेटी के टूर को भी कमेटी के टूर में ही गिना जाएगा। हालांकि समिति की ओर से किसी स्थानीय टूर को कमेटी का टूर की संख्या में नहीं गिना जाएगा। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस की सुनवाई के मामले में एमएक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस बारे में 12 विशेष अदालतों का गठन समान पैटर्न पर नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में इसमें सत्र और मजिस्ट्रेट अदालतों को आपस में मिला दिया गया, जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में सत्र अदालत के स्तर पर मुकदमों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट की संख्या बढ़ाकर 19 करने की जरूरत बताई है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी दलील दी गई है कि मजिस्ट्रेट स्तर पर सुनवाई के लिए 51 और अदालतों के गठन की जरूरत है। वरिष्ठ वकील हंसारिया को विस्तृत अध्ययन करके सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज फौजदारी मुकदमों की प्रभावी सुनवाई के लिए सुझाव देने को कहा गया था। शीर्ष अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट में सलाह दी गई है कि प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में सत्र अदालत स्तर पर एक विशेष अदालत और एक मजिस्ट्रेट स्तर पर अदालत की गठन की जरूरत है। हालांकि जहां 10 से कम मामले लंबित हैं, वहां नए अदालतों के गठन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ जांच 2 सप्ताह में पूरी करने को कहा है। ये जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AK पटनायक की निगरानी में होगी। शीर्ष अदालत ने अधिकार वापस लेने और छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ आलोक वर्मा की याचिका पर कल ये आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर पूछा है कि किस आधार पर आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने CVC से कहा है कि वो 2 सप्ताह के भीतर आलोक वर्मा के खिलाफ जांच पूरी करे। इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AK पटनायक करेंगे। जांच रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट में पेश करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि ये मामला राष्ट्रीय महत्व का है और इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ जो CVC ने इंक्वायरी करी है वो 2 हफ्ते के अंदर खत्म करी जाए और उसको सुपरवाइज एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस AK पटनायक करेंगे। 2 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को पेश करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CBI निदेशक का कामकाज देख रहे M नागेश्वर राव कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लेंगे। साथ ही कोर्ट ने M नागेश्वर राव की ओर से अभी तक लिए गए फैसलों को भी सील बंद लिफाफे में देने को कहा है। Maybe the order passed today is an appropriate order, keeping in view that these things cannot be allowed to drag on, and therefore the Chief Justice's bench has done well to pass an order so that this thing is put, behind you as early as possible. CBI के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने भी शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने और M नागेश्वर राव को निदेशक का कामकाज सौंपे जाने को चुनौती दी है।
वर्मा ने अपनी याचिका बुधवार को दायर की थी। इस मामले में एक और याचिका एक गैर सरकारी संगठन ने भी दायर की है। इस पर कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, सीवीसी, आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना और एम नागेश्वर राव को नोटिस भेजा है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। रविंद्र सिंह शुराण, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने सीबीआई विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बहुत ही सकारात्मक बताया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इससे आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सकेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीआई विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच एजेंसी की साख को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार किसी खास व्यक्ति का समर्थन या विरोध नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि हालिया घटनाओं से सीबीआई की साख घटी है। हमारा देश इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कीमत नहीं दे सकता कि सबसे बड़े 2 अधिकारी उस एजेंसी के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है वो खुद जांच के घेरे में आ जाए। इसलिए सच क्या है वो शीघ्र पता चलना चाहिए और निष्पक्ष तरीके से पता चलना चाहिए। ये सीवीसी की नीयत थी, ये सरकार की नीयत है और आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये प्रक्रिया और मजबूत अपने आप में हुई है। कांग्रेस ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली, मुंबई और देश के कई शहरों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज से सीबीआई मुख्यालय तक एक मार्च भी निकाला गया, जिसमें कुछ दूसरे दलों के नेता भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार सभी संस्थानों को कमजोर कर रही है। इंस्टीट्यूशन को नरेंद्र मोदी जी ने नष्ट करने का काम किया है। सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, हिंदुस्तान के हर इंस्टीट्यूशन पर नरेंद्र मोदी आक्रमण कर रहा है। देखिए, कांग्रेस के पास जो है जनहित से जुड़ा मुद्दा कोई शेष नहीं बचा है, इसलिए अनावश्यक इधर उधर के मुद्दों को लेकर जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। एक अथॉरिटी उसकी जांच कर रही है, जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बुधवार को सीवीसी की सिफारिश पर सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया था। दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के चुनाव के नामांकन का काम पूरा हो गया है। छत्तीसगढ़ में 12 नवंबर को पहले चरण में जिन 18 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, उनमें 192 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अगले महीने की 20 तारीख को मतदान होगा और 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 3 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 5 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। राज्य में 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। बीजेपी तेलंगाना में पार्टी के पक्ष में हवा बनाने में जुटी है। इसके क्रम में हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा 2 दिन के महाधिवेशन का आयोजन करने जा रही है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ करेंगे। इस महाधिवेशन में राजनाथ सिंह के अलावा बीजेपी के कई और नेता इसे संबोधित करेंगे। इसका मकसद वोटर के बीच संवाद स्थापित करना है। अधिवेशन में बीजेपी युवा मोर्चा के देश भर से 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना है। अधिवेशन में 2 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की भी उम्मीद है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 28 अक्टूबर को जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज राज्य का दौरा करके पार्टी के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान वो वारंगल, कोडंगल और खम्मम का दौरा करके जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। तेलंगाना में एक ही चरण में 7 दिसंबर को चुनाव होने हैं। नतीजे 11 दिसंबर को आएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच बातचीत के बाद इसका ऐलान हुआ। अमित शाह ने बताया कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
साथ ही एलजेपी और आरएलएसपी को भी सम्मानजनक सीटें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि घटक दलों में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान 2-3 दिन में हो जाएगा। वहीं कौन पार्टी किस सीट से उम्मीदवार उतारेगी इसका फैसला आने वाले दिनों में सभी दलों के नेताओं के बीच तय होगा। अमित शाह ने कहा कि बिहार में सभी सहयोगी दल साथ हैं और एनडीए 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत कर आएगा। जदयू और भाजपा दोनों एक समान सीटों पर लड़ेंगे और बाकी साथियों के लिए भी सम्मानजनक जगह रखकर सीटों का बंटवारा फाइनल करेंगे। जहां तक सीटों के नंबर का सवाल है, 2-3 दिनों में हम नंबर को घोषित करेंगे और सभी साथियों से चर्चा में एक सुर उभर कर आया है कि 2019 के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार केंद्र में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जेडीयू और भाजपा बराबर सीटों पर लड़ेगी और बाकी लोगों की सीटों की संख्या के बारे में अंतिम दौर में बातचीत चल रही है और इसके बाद जो निर्णय होगा, जैसा कि उन्होंने बताया, 2-3 दिनों के अंदर नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी और एक बार नंबर ऑफ सीट्स की घोषणा हो जाएगी तो कौन सीट किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे इसके बारे में आपस में बातचीत करके फैसला हो जाएगा। इन सब चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रकृति के संरक्षण पर जोर दिया है। कल दिल्ली में अर्थ हीरोज अवार्ड सम्मान समारोह में उन्होंने तेजी से हो रहे असंतुलित विकास, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग और तेजी से वनों की कटाई पर चिंता जताई और जलवायु परिवर्तन को बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं की वजह बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रकृति की पूजा करने की भारत की महान परंपरा रही है। पर्यावरण संतुलन के माध्यम से ही प्रकृति के शोषण को रोका जा सकता है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने आरबीएस अर्थ हीरो अवार्ड के विजेताओं को शुभकामनाएं दी। Nature has inexorable laws. If we have to survive, we need to nurture, to protect and nourish us. That is why the ancient sages have called the earth as Dharitri, or the one who sustained us. We have to take care of it so that it takes care of us. Today we face threats to our survival as a planet on a scale that was never before anticipated. This beautiful, fertile, abundant planet of ours is at great risk. Unchecked and unbalanced development, rapid and wasteful extraction and consumption of natural resources, thoughtless waste disposal, excessive use of fossil fuels and rapid deforestation are ravaging this planet. उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर 31 अक्टूबर को रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति 3 अफ्रीकी देश बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मलावी की यात्रा पर बुधवार को रवाना हो रहे हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी इस दौरे में शामिल होगा। 21 सालों में भारत के किसी बड़े नेता की यह पहली जिम्बाब्वे यात्रा होगी। इस दौरान इन देशों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यात्रा के अंतिम चरण में उपराष्ट्रपति मलावी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति का जोर इन अफ्रीकी देशों के साथ भारत के रिश्तों को और बेहतर बनाने पर होगा। The first leg of the visit is to Botswana. The visit from India at this level is taking place after a gap of 8 years. The high-level visit to Zimbabwe is taking place after a gap of 21 years. The last visit being that of the Honorable Prime Minister of India, Shri H.D. Deve Gowda in 1996. From Zimbabwe, President Mugabe had attended the IAFS 3 in 2015. Ministerial contacts have, however, continued regularly over the years. Several MOUs, including in the areas of mining, ICT, culture, power, etc., are expected to be signed during the visit. The last leg of the visit of Honorable Vice President is to Malawi. India shares close, warm and friendly relations with Malawi, which is cemented by robust development partnership and the presence of a large Indian diaspora. Over the last few years, there has been an intensification of our engagement in various fields with Malawi, and there have been a number of incoming ministerial visits from Malawi as well.
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल से 4 दिन की कतर और कुवैत की यात्रा पर जाएंगी, जहां वो दोनों देशों के नेताओं के साथ वैश्विक, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। यात्रा के पहले पड़ाव में वो कतर जाएंगी, जहां वो कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। सुषमा स्वराज दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगी। कतर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का अहम साझीदार है। यात्रा के आखिरी पड़ाव में वो कुवैत जाएंगी, जहां वो कुवैत के विदेश मंत्री और अमीर से मिलेंगी। विदेश मंत्री की इस यात्रा का मकसद खाड़ी देशों के साथ सहयोग और भागीदारी को बढ़ाना है। भारत और रूस ने साझा सहयोग से फिल्मों के निर्माण का फैसला किया है। भारत में रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा कि भारत और रूस के साझा विकास में राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के अलावा अब सांस्कृतिक भागीदारी भी समान रूप से बढ़ेगी। इसका मकसद है दोनों देशों की नई पीढ़ियों को एक दूसरे के तौर तरीकों और सांस्कृतिक रहन सहन की समझ विकसित करना। As I've already said, the two sides are working to, at least to my knowledge, upon an agreement, upon some kind of a treaty to produce films jointly. Well, we in Russia, we do have a separate film channel, ZTV, if I'm not mistaken. That's the name of the channel, to perform, to introduce Indian films on a daily basis. It's always available for the plain Russian. As for the joint filming, so you are right. We do consider doing joint films, be it on the Indian soil, be it on the Russian soil, be it the southern or northern parts of Russia, southern or northern parts of India. श्रीलंका में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मैत्रीपाला सिरिसेना ने मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त कर दिया। 72 साल के राजपक्षे ने शपथ लेने के बाद सिरिसेना के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की। इस बीच निवर्तमान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने प्रतिक्रिया में घटनाक्रम को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि वो अभी भी देश के प्रधानमंत्री हैं और संसद में अपनी सरकार का बहुमत साबित करेंगे। इससे पहले सिरिसेना के राजनीतिक मोर्चे यूनाइटेड पीपल्स फ्रीडम अलायंस ने घोषणा की कि उसने मौजूदा गठबंधन सरकार से समर्थन लेने का फैसला किया है। यूएनपी ने सिरिसेना की पार्टी के साथ मिलकर 2015 में सरकार बनाई थी। तब राजपक्षे को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। बात खेलों की। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला आज पुणे में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत ने पहले मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया, जबकि विशाखापट्टनम में दूसरा वनडे वेस्टइंडीज ने आखिरी गेंद पर टाई कर लिया। भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हो रही है। भुवनेश्वर और बुमराह की गैर मौजूदगी में भारत ने दोनों टीमों में कैरेबियाई टीम को 320 से ज्यादा रनों का मौका दिया। जब दोनों की वापसी से पावर प्ले और डेथ ओवरों में भारत का प्रदर्शन बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो गया है। विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को इन दोनों ही टीमों में जगह नहीं दी गई है। धोनी की जगह ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक को बतौर विकेटकीपर टीम में शामिल किया गया है। कप्तान विराट कोहली को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है, जबकि रोहित शर्मा को टीम की कमान सौंपी गई है। शहबाज नदीम और कृणाल पांड्या को वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में जगह दी गई है। वहीं वॉशिंगटन सुंदर चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। श्रेयस अय्यर को भी टीम में जगह दी गई है। एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला जापान से होगा। जापान और भारत इस टूर्नामेंट में दूसरी बार आमने सामने होंगे। इससे पहले राउंड रॉबिन मैच में मनप्रीत के नेतृत्व में भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से करारी शिकस्त दी। राउंड रॉबिन दौर में भारत अपने 5 मैचों में 13 अंक लेकर शीर्ष पर रहा। पूरे टूर्नामेंट में भारत ने ओमान को पहले मैच में 11-0 से, पाकिस्तान को 3-1 से, जापान को 9-0 और दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराया। वहीं मलेशिया के साथ ड्रॉ खेला। इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप विशेष में देखिए ट्रेन 18 बिना इंजन की रेल। नमस्कार।